अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। नाज़रीन, प्रोग्राम में मौजूद गुफ्तगू आजकल कुछ सियासत के हवाले से है। सियासी मामलात पर गुफ्तगू हो रही है। पिछले कई प्रोग्राम से यही मामला ज़ेर बहस आ रहा है। अब बहुत सारे पैगामात आपके मौसूल होते हैं, देखने वाले चाहते हैं कि मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तगू की जाए, तो कोशिश यही होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे मौज़ूआत को चूज़ किया जाए या उसके ऊपर बात की जाए जो बराह रास्त आवाम से जिनका ताल्लुक होता है। जनाब, सिलसिला आज भी यही रहेगा, लेकिन सियासी मामलात के ऊपर गुफ्तगू करना भी ज़रूरी है। तो सुबह के वक्त कोशिश ये होती है कि आपको बाखबर रखा जाए जो सियासी माहौल है उसमें क्या हो रहा है, अपोजिशन क्या करने जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी इस पर बड़ी तफसील से गुफ्तगू हुई थी, मुख्तलिफ पार्टीज़ का मौक़िफ़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। बहरहाल जी, अब ये सिलसिला जारी है और सेनेट के इंतखाबात भी करीब हैं, इस मामले पर भी गुफ्तगू करनी है। और दूसरी तरफ जो मसाइल हैं उसके हवाले से तो बात होती ही है प्रोग्राम में। अभी सरकारी मुलाजमीन का सिलसिला इस वक्त जारी है, एहतजाज का सिलसिला है। इसके ऊपर गुज़िश्ता रोज़ काफ़ी प्रोग्राम्स हुए, आपने देखा हमारे चैनल पर भी काफ़ी इस तरह प्रोग्राम्स जो है वो दिखाए गए और दीगर चैनल्स पर भी इसी हवाले से बात हो रही है। तो ना आप कोशिश ये करेंगे इस मामले पर मज़ीद गुफ्तगू कर ली जाए और इसके साथ साथ जो आम खबरें हैं उसके ऊपर गुफ्तगू करना ज़रूरी है। मौशी मामलात के ऊपर ख़ास तौर पे आज गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है। उनसे जो है आज हमारी गुफ्तगू होगी मुख्तलिफ मामलात पर। तो सबसे पहले जो मौजूद मेहमान यहाँ तशरीफ़ फरमाएँ उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं और उसके बाद फिर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले मौजूद मेहमान हमारे नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, मुतारिक कारकुन हैं और ख़ास तौर पे जो मसाइल हैं उसके ऊपर हम उनसे गुफ्तगू रखते हैं। अक्सर प्रोग्राम में हमारे साथ यहाँ पर आप देखते हैं उन्हें, तो आज एक दफ़ा फिर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनको खुशामदीद दूँगा। बहुत शुक्रिया नईम अमान, प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं जी, हमारे अपने फैकल्टी के अब तो मेंबर हैं, तज्ज़ियाकार हैं, मौशी तज्ज़ियाकार हैं, मामलात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं और ख़ास तौर पर जब मईशत के हवाले से आदाद व शुमार की जब बात होती है तो हम उन्हें यहाँ पर मदऊ करते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करते हैं क्योंकि मामलात को समझते हैं और मौशी मामलात पर ख़ास तौर पर उनसे हमारी जो है वो गुफ्तगू रहती है। मैं बात कर रहा हूँ जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब की, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। बहुत शुक्रिया अकमल भाई प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नईम अमान साहब, सबसे पहले तो जो इस वक्त जो हॉट टॉपिक है उसके ऊपर गुफ्तगू कर ली जाए। एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है, तो PDM का एहतजाज हमें जो है वो नज़र आ रहा था, लेकिन इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि जी सरकारी मुलाजमीन भी हैं, फिर अब नर्सेज वगैरह के भी इशू है, सारे ही एहतजाज के ऊपर हैं। क्या PDM इससे फ़ायदा उठाने जा रही है, क्योंकि कल तो उनकी हिमायत में बड़े बयान जो हैं वो दिए जा रहे थे, फरमाइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि वज़ीर आज़म साहब खुद कहते हैं कि मेरा गुजारा नहीं है मेरी तनख्वाह के अंदर, और अब नहीं 1 साल पुराना स्टेटमेंट है। और अभी इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो एशियन बैंक के बकौल के मुल्क के अंदर जो महंगाई है वो महंगाई 13.8% बढ़ी है। फिर इसी तरीके स्टेट बैंक जो कहता है वो 11% जो है वो महंगाई इस मुल्क के अंदर बढ़ी है, और हुकूमत वफ़ कहती है कि महंगाई की शरह है वो 7.8 पे गई है। और इस सारे सब चीज़ों के अंदर अगर मैं बात करूँ, नॉर्मल रूटीन का आदमी बड़ा डिस्टर्ब हुआ है। अब गवर्नमेंट मुलाजिम जो है वो 2 क्राइटेरिया उनके पास, एक वो या तनख्वाह पे गुजारा करें या फिर इस वक्त जो मुल्क की अगर आप बात करूँ 4 इशारिया जो है वो हमारी जो इस वक्त जो आई है रिपोर्ट के अंदर हम करप्शन के अंदर 4 इशारिया आगे बढ़ गए। तो अब बात ये कि जब तनख्वाहें उनको नहीं मिलेंगी, उतनी तनख्वाह नहीं मिलेंगी जिसके अंदर उनका गुजारा होता है। अब जो तनख्वाह मिल रही है उसके अंदर या तो बच्चों की स्कूल की फ़ीस दे सकते हैं, या तो फिर बात ये किराया दे सकते हैं, या तो फिर ये कि उसकी बिजली के बिल भर सकते हैं। अब खाएं कहाँ से? अब खाएं कहाँ से? खाएंगे नहीं तो बात ये कि निज़ाम कहाँ से चलेगा। और अब बात ये कि किसी भी चीज़ की लिमिट होती है। पहले साल के अंदर जो बजट हुकूमत वफ़ ने जो दिया था वो 4 दफ़ा बजट दिया, कभी भी ऐसा नहीं हुआ इन 73 सालों के अंदर की बात ये कि बजट 4 दफ़ा पहले साल में दिया जाए, 4 दफ़ा बजट दिया। सेकेंड टाइम भी ऐसे ही हुआ, और हर बजट के अंदर हम 2 जगह पे हम अपने भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे थे। खुदा के लिए ये जो IMF का जो आप बजट लेकर आ रहे हो, ये IMF का बजट जो है वो काबिल कबूल नहीं है। ये बजट बात ये कि इतनी महंगाई कर देगा इस मुल्क के अंदर कि आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। और ऐसा है कि ऐसा तो मत खुद जो है वो 9 माह तक आप खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि बात ये कि हमने IMF के पास जाके गलती की, अगर हम टाइम पे चले जाते तो शायद ये सूरत हाल ना होती। और सूरत हाल जो बिगड़ी हुआ सूरत हाल आपके सामने। अब इस वक्त गवर्नमेंट मुलाजमीन 1 ग्रेड से लेकर इस वक्त जो है वो 17 ग्रेड के जो मुलाजमीन है उनकी जो एसोसिएशन बनी हुई है वो लाजमी सी बात है अपना एहतजाज प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनके साथ जो रवैया हुकूमत ने रखा हुआ है वो रवैया ऐसा है जैसे कि फ्रस्ट्रेशन है ना PDM के लिए हुकूमत को, कि उनको एक मैसेज देना है PDM को कि जो इस्लामाबाद का रुख करेगा तो फिर उनके साथ वही रुख होगा। ये समझ लें कि इंडिया का बॉर्डर जो है ना वो इंडियन फोर्स समझा हुआ है इस वक्त गवर्नमेंट मुलाजमीन को। तो जितनी पुरजोर की मजम्मत की जाए वो कम है।
हर आदमी के इस मुल्क के अंदर जो है वो लाजमी सी बात है राइट्स हैं, उसको राइट्स दिए गए। और बात ये है कि 2 सालों के अंदर तनख्वाहें हर साल के अंदर इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। तो 2 साल तो तकरीबन 2.5 साल हो गए, 2 सालों में उनकी जो है वो तनख्वाह इंक्रीज नहीं हुई। देखिए बात ये है कि हमें भी जब हुकूमत मिली थी उस दौर के अंदर में मैशत की सूरत हाल बहुत अच्छी नहीं थी, बिगड़ गई थी मैशत की सूरत हाल। परवेज़ मुशर्रफ जो इस मुल्क को दे के गया था, उस वक्त हम ये नहीं रोए थे कि पुरानी हुकूमतें चोर थीं या परवेज़ मुशर्रफ ने इस मुल्क का जो है वो दिवालिया निकाल दिया, या जो लोग इस इंपोर्ट करा के बाहर से बैरून मुल्क से लेकर आए थे उन्होंने इस मुल्क के अंदर क्या किया, वापस मलेशिया चले गए। तो हमने उस वक्त भी लोगों की जो गवर्नमेंट मुलाजमीन थे, हमने 1 से लेकर 110% तक तनख्वाहें बढ़ाई। और ऐसा हुआ जो पेंशन होल्डर थे उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई। महंगाई जब होती है तो उसको फिर हम उसके जो उसको लाजमी से कंट्रोल करने के लिए उनको तनख्वाहें भी बढ़ाई जाती है, वसाइल दिए जाते हैं। अवाम जहाँ कमज़ोर हो वहाँ हुकूमत का काम होता है कि उनको हर जगह पर सब्सिडी दी जाए। सूरत हाल ये है कि यहाँ एजुकेशन से सब्सिडी इन्होंने ख़त्म कर दी है। सूरत हाल ये है कि बात ये है कि बिजली के ऊपर सब्सिडी ख़त्म कर दी है, गैस पे सब्सिडी ख़त्म कर दी है, अदवात पे सब्सिडी ख़त्म कर दी है। और ये और जो दीगर जो महकमे उसमें से इन्होंने सब्सिडी ख़त्म कर, तो और तो छोड़े उम्रे से हज से सब्सिडी भी ख़त्म कर दी। अब किसको दे दी इन्होंने सब्सिडी? वो लोग जो इंडिया से जो लोग आ रहे हैं यहाँ पर, हमारे पास सिख भाई, उनको सब्सिडी दे दी। और बात ये हज उम्रा अपना बंद कर दो, लेकिन सिखों की इबादत गए उनको सब्सिडी दो, उनको जो है हर किस्म की फैसिलिटीज दो। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस जो मुल्क के अंदर इस वक्त बने हुए हैं। फिर मैं कल देख रहा था कि इनके एक वजीर बैठे हुए थे, कह रहे थे हमारी एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और बात यह है कि अगर स्टॉक एक्सचेंज में जाए तो स्टॉक एक्सचेंज देखें हमारा कहाँ चला गया है। और भाई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर तो खुदा के बंदे, वहाँ जो लोग बैठे होते हैं वहाँ तो सट्टा खेलते हैं, सट्टे के पैसे उनको मिलते हैं, सट्टे पे निजाम चलाते हैं। और दूसरी बात मैं आपसे करूं, बात ये कि वो कह रहे एक्सपोर्ट बढ़ गई है। इस वक्त सूरत क्यों बढ़ गई एक्सपोर्ट? बात ये है कि बांग्लादेश से लेकर श्रीलंका से लेकर सऊदी अरब ले लें, तुर्की ले लें, आपका जो है वो आपका मलेशिया ले लें, दुबई ले लें, वो पोर्ट बंद पड़े हुए कोरोना के अंदर। अब पोर्ट बने हुए, ये तो कोरोना में एंजॉय कर रहे हैं, कभी ये सेल तो कभी PSL, ये तो एंटरटेनमेंट बना के बैठे। तो एक पोर्ट खुला हुआ, पोर्ट से ही लाजमी सी बात है एक्सपोर्ट जाएगी। और कहाँ से जाएगी एक्सपोर्ट? तो सूरत हाल ये कि आज GDP रेट जो 5.8 पे दिया, किसी भी मुल्क की इकोनॉमी चेक करनी हो जाके गूगल पे जाके सर्च कर रहे हैं कि उसकी मुल्क की इकोनॉमी क्या है, तो 5.8 पे आ जाने वाली इकोनॉमी 0 पे लाके खड़ी कर दी। तो खुली बदमाशी है। हुआ। मैं चौधरी अकमल से जवाब लूँ ना, जरा आदाद शुमार के हवाले से बात हो जाए ना जी। एक माइक्रो इंडिकेटर्स होते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एक मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं। अल्फाजों का उलट फेर है, पब्लिक को कंफ्यूज करने वाली बात है जी। सीधी सीधी बात बताएं, मामला है क्या? अब अगर ये सारी चीजें देखेंगे, मैं उस तरफ जाना नहीं चाहता, अभी नईम अमान ने जरा मसला भी छेड़ दिया कि स्टॉक मार्केट देखें, चले आप बताइए जरा। देखें नईम भाई जो है ना वो तो सियासी आदमी है, जाहिर है सियासी बात करेंगे और उनकी बातें आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं सम टाइम, तो वो मुझे समझ में भी नहीं आती। अब तालीम के ऊपर ये बात करें, तालीम तो प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, उसमें ये खुद फंसेंगे, ठीक है ना। कि तालीम के ऊपर मुझे नहीं पता है कि फेडरल गवर्नमेंट ने कौन सी सब्सिडी देनी थी या दी थी। दैट इज द प्रोविंशियल चैप्टर। एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, दीज आर प्रोविंशियल चैप्टर, जस्ट लीव इट। दूसरा इनकी मैं थोड़ी सी करेक्शन कर दूं, ये कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ रही है। भाई जनवरी में सर एक्सपोर्ट कम हुई है, ठीक है नहीं, ये नहीं कह रहा है, ये कह रहे हैं कि पीटीआई वाले इस चीज को क्लेम कर रहे हैं, ये इनका दावा नहीं है, बढ़ रही तो वजीरों के दावे हैं ना। गलत कह रहे हैं ना। ये जनवरी के फिगर्स अभी हाल ही में जो रिलीज किए हैं पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स ने, मेरे सामने ही है, मैं वो 342 अरब पे हमारी जो है ना वो एक्सपोर्ट इस महीने की है, सॉरी जनवरी की। जो पिछले महीने यानी दिसंबर में लास्ट ईयर 378 पे थी। और इंपोर्ट जो है वो 801 अरब से कम होके 760 अरब पे हो गई। ठीक है। और कैश फ्लोस क्या कह रहे हैं, रेमिटेंसेस? और रेमिटेंसेस 7000 प्लस मिलियन $US से। वो रेमिटेंसेस के ऊपर मैं आता हूँ, पहले ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बताऊँ, और उसके बाद आपका जो ट्रेड बैलेंस है वो 417 अरब के ऊपर खड़ा हुआ नेगेटिव। और वो जो करंट अकाउंट सरप्लस की कहानी कर रहे थे, वो बड़ा 260 अरब रुपए का सरप्लस रह गया है। तो वो आपके सामने ये सारी चीज़ें। तो अब 260 US मिलियन डॉलर का रह गया, ठीक है ना। असल में वो अरब और US डॉलर और रुपीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो 260 का ये है, और 760 का ट्रेड डेफिसिट रुपए का है, और $260 का करंट अकाउंट सरप्लस है। अच्छा, एनीवेज बात जो भी हो, जो ट्रेंड्स नज़र आ रहे हैं, मैं कुछ माशी तजियाकार हैं, हमारे भाई हैं वो भी, वो कुछ इस तरह के तजिए कर रहे होते हैं कि बस जो है ना इन चीज़ें इम्प्रूवमेंट की तरफ जाने ही वाली हैं। 2021 जो है वो इकोनॉमी का बूम ईयर साबित होगा। लेकिन जो फिगर आए तो पहले
ओवर में ही जो है ना वो 1 विकेट गिर गई है, यानी आपकी एक्सपोर्ट्स जो है ना वो नीचे आ गई हैं। अच्छा, फॉरेन रेमिटेंसेस जिनका ग्राफ ऊपर था स्टिल 7,000 तो प्लस हैं, 7,000 US डॉलर से, ठीक है। बट येट पिछले माह से कोई 15-20 मिलियन डॉलर बहरहाल कम ही हुई हैं, तो फॉरेन रेमिटेंसेस का भी नहीं है। तो प्रॉब्लम अब ये आ रहा है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, कोई कह रहा है जी जीडीपी ग्रोथ 2% हो जाएगी, 3% हो जाएगी, यहाँ वाले जो कह रहे हैं जो, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि अगर ये 1% ग्रोथ भी अचीव कर लेते हैं तो बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है ना, दिस सिनेरियो में ना, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं ना वो मतलब इकोनॉमी जो है ना वो बिल्कुल आप समझे उनको कोई बेस नहीं मिल रही है। यानी आप एक तरफ तो ये है, आप देखें लिक्विडिटी की मार्केट में कितनी कमी है, बिजनेस जो है ना वो कहने को तो ट्रेड वो ये कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा जो है ना वो आया हुआ है, बूम कहाँ आया हुआ है मुझे तो नजर नहीं आ रहा। लोगों के सौदे पड़े में खरीदने वाला कोई नहीं है। देखिए ना भाई, मूवमेंट आई है, एक होती है थ्योरेटिकल अप्रोच कि आप जुबानी जो है ना वो फिगर्स के थ्रू बताएं, एक होती प्रैक्टिकली आप भी बाहर निकलते हैं, हम भी बाहर निकलते हैं, तो आपको नहीं नजर आ रहा कि लोगों के जो सौदे हैं या प्रॉपर्टी में है क्यों, ये तो जरा बताइए ना कि स्टॉक मार्केट का इंडेक्स पहले जब 50,000 रुपए के ऊपर था, 50,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, तब तो आप ये कहा करते थे कि जी ये तो होता नहीं, इसको आपने नई बेस बनानी चाहिए। असद उमर साहब कहते थे ना कि जी ये तो कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप स्टॉक मार्केट के अंदर अगर एक्टिविटी हो रही है तो आपकी इकोनॉमी ठीक चल रही है। आज ये उसी बात को जो है वो उलट कर देते हैं, आज क्लेम कर रहे हैं कि जी इंडेक्स जो आपका 40,000 क्रॉस कर रहा है, 45,000 क्रॉस कर गया, अभी इंचिंग टुवर्ड्स 50,000। मैं जो है ना वो असल में यही अपनी ऑडियंस को भी आमतौर पे समझाने की कोशिश करता हूँ ना कि चीज़ों का एक रुख ना देखें। हाँ। भाई अगर कोई कह रहा है जीडीपी बढ़ रहा है तो जीडीपी से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी आप देखें। अच्छा, एक चीज़ का जवाब दें, हम जब मार्केट की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं कि दीदी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है जिसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है ना ये आ नहीं पा रही, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, ये जरा बताइए। बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल बात है। स्टॉक में जब हम रिपोर्ट बना के देते हैं ना क्लाइंट को तो हम लिख देते थे जी मार्केट अगर आज डाउन है, अगर कोई फैक्टर नहीं है तो चलो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रिवेल कर गई है जिसकी वजह से नीचे आ गई है, ये बात किस हद तक दुरुस्त है, क्योंकि अभी ये आने वाली है बात, हुकूमत क्लेम कर देगी। मैं करंट अकाउंट जो है ना वो करंट अकाउंट की बात सॉरी कर गया, मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे इस वक्त मसला ये है जो करंट सिनेरियो चल रहा है अपना गवर्नमेंट का और ऑपोजिशन का, मुझे नहीं लगता कि ऑपोजिशन कोई टफ टाइम दे रही हो। ठीक है, अब इस वक्त खान साहब की ये खुशकिस्मती है कि जो इनको जो ऑपोजिशन मिली है, कहाँ शहबाज शरीफ होते थे या मियाँ साहब होते थे, कहाँ बेनज़ीर साहब होती थी, उनका एक बिल्कुल लेवल ही अलग है। अभी कल के बच्चे जो है ना वो इनके सामने हैं, ये इनको टफ टाइम दे नहीं सक रहे, तो मतलब अब ऑपोजिशन कोई रोल प्ले नहीं कर रही। रोल जो प्ले करना है ना वो रोल प्ले कर रही है गवर्नमेंट के जो अपने जो मुशीर है ना इनके इर्द गिर्द जो बैठे हैं ना, वो उनको बहुत गलत खान साहब को मिसगाइड कर रहे हैं, ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से। इन्होंने मुशर्रफ साहब की बात की, मैं कह रहा हूँ जो मुशर्रफ साहब ने जिस तरीके से इकोनॉमी चलाई, और ये बात एक बड़ी कड़वी हकीकत है कि पाकिस्तान ने जब भी इकोनॉमिकली ग्रो किया है वो हमेशा डिक्टेटरशिप के दौर में किया है, चाहे वो अयूब खान का आप उठा लें, आप मुशर्रफ का उठा लें। मुशर्रफ जो है ना ठीक है डिक्टेटर था, लेकिन उसकी जो अंडरस्टैंडिंग थी ना, चीज़ें बड़ी जल्दी समझ जाता था वो, जैसे इकोनॉमी के हवाले से ही वॉज नॉट इकोनॉमिस्ट, लेकिन चीज़ों को उसने बहुत जल्दी समझा। अब यहाँ पे खान साहब को अभी तक खुद नहीं समझ में आ रही है महंगाई होती क्या है, ये क्यों होती है, किस लिए होती है, किस वजह से बढ़ती है, क्यों कम होती है। मेरे हिसाब से इस वक्त जो हमारी पोजीशन चल रही है, आपको पता है इस वक्त अगर मैं घर की मिसाल लूँ, वो घर क्या चलेगा कि जिस घर की सारी कमाई सूद की अदायगी में जा रही है। इस वक्त पाकिस्तान का ये हाल हो चुका है कि जो भी पाकिस्तान की रेवेन्यू जनरेशन हो रही है वो सारी इंटरेस्ट पेमेंट पे जा रही है। आपका जो प्राइमरी जितना भी सरप्लस आपके पास बच रहा है, यानी गवर्नमेंट अपने एक्सपेंस निकाल के जो बढ़ रही है वो सारे का सारा इंटरेस्ट पेमेंट में जा रहा है। और ओरिएंटेड इकोनॉमी आपकी बनाई किसने, वो तो ये बैठे हुए हैं ये लोग, और माजी के जो लोग बैठे हुए थे ये उन्होंने बनाई, उनकी अप्रोच थी ना, आपको इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ रही है, तो इमरान खान साहब को फिर नहीं इमरान खान साहब के ऊपर बात जो डाल रहे हैं, इमरान खान साहब ने हॉट मनी के ऊपर बहुत ज्यादा इनकी गवर्नमेंट ने वर्किंग की है। देखें ये पिछले साल 2020 में 2019 किसने दिया था, दूसरे मिल नहीं रही थी ना,
भाई अगर आप पास्ट में भी तो लोग कर रहे थे ना, किसी पास्ट यूरो बॉन्ड जारी कर दिए थे, वो 8% के भाई ऊपर बेच कर आ गए थे। बैंक भी लोन उसको देता है, बैंक भी लोन उसको देता है जिसके पास रीपेमेंट की कैपेसिटी हो। और जितनी आपकी रीपेमेंट की कैपेसिटी, अब जैसे अगर मेरी रीपेमेंट की कैपेसिटी नहीं है ना, तो फिर मुझे जो है वो बजाय इसके कि मैं बैंक जो कम शरह सूद पे देता है, मुझे प्राइवेट लोगों के पास जाना पड़ेगा यार दो। तो मतलब ये कि जितनी मेरी इकोनॉमिक हेल्थ कमजोर होगी उतना मुझे ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो अब IMF हो गया, ये दूसरे इदारे, दे वर नॉट विलिंग टू गिव लोन्स। तो इन लोगों को अल्टीमेटली उसके ऊपर T बिल्स के ऊपर और जो हॉट मनी होती है उसके ऊपर गुजारा पड़ेगी। वही तो इंटरेस्ट पेमेंटें हैं जो अब लेके बैठ रही हैं इस वक्त। कौन सी पेमेंटें और वंस एंड फॉर ऑल, वरना कोविड मैं ये भी जानूंगा आपसे ना कि ये मामला कब कैसे हल होगा। एक आम पाकिस्तानी भी तो जानता है कि जी आपको इसकी हल की तरफ भी आते हैं। बिल्कुल रीपेमेंट जो है इसी सिलसिले में आप फंसा के रखेंगे, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं है, कहीं पे पैसा नहीं लग रहा। नेमान साहब ये बताइए, अब जिम्मेदारी तो सारी ये डाल दी जाती है कि जी वफाकी हुकूमत जिम्मेदार है। अब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, जब उसका डायसेक्शन करेंगे तो पता चल जाएगा कि जी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी के बाद सूबाई हुकूमतों की ज़्यादा जिम्मेदारी रही है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, और दीगर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बल्कि काफ़ी चीज़ें आती हैं। क्यों नहीं डिलीवर कर सके ये तो बताएं। फिर एहतजाज हो रहा है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, खासतौर पर महंगाई की अब बात हो रही है। दूसरे दिन बात कर रहा था मैं, वो यहाँ पर एक साहब कहने लगे जी नहीं महंगाई के लिए PDM ने ये जो सारी मूवमेंट स्टार्ट की है, तो ये महंगाई कहाँ से आ गई है अब, ये ज़रा बताइए। असल बात ये है कि बड़ा अच्छा इन्होंने एक जो है वो सिंध पकड़ी हुई है हुकूमत वफ़ ने कि जो भी करना है वो पिछली हुकूमतों में डाल दो। बेहतरीन तरीका यही है। पिछली हुकूमतों ने चोरी की, सारा का सारा महंगाई की, पिछली हुकूमतों ने जो है वो निज़ाम धर्म भरम कर दिया। बहुत आसान तरीका है, इतना झूठ बोलो कि लोगों को सच लगने लगे। इतने तर्जुमान इन्होंने रखे हुए दिहाड़ी पे, माहवार पे, जिनका काम सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना है, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। 200 माहिर माशियात, फिर वो जो 100 दिन का प्लान, फिर हम आएंगे, फिर क्या हुआ इस मुल्क में देखा, कुकड़ी, अंडे, WCयाँ, फिर वो मंशियात के कट्टे। मतलब ये सूरत हाल इस मुल्क को जो है वो डिलीवर जो है वो मुल्क को की गई। फिर अगर मैं बात करूँ तो बात ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट आपके मुल्क के अंदर ना हो, तो उस सूरत हाल के अंदर क्या बात ये कि 300 बिलियन ये गए जाके सऊदी अरब से मांग कर आ गए, बल्कि सऊदी अरब में कैश नहीं दिया, इनको पेट्रोल दिया। वो लाके इन्होंने क्या किया, बेच दिया, उधर वहाँ से उधार रहा है, लाके कैश पे बेच दिया, वो वहीं सारे मामला रह गए। फिर ये दुबई गए, वहाँ से 300 मिलियन, चाइना चले गए, वहाँ से 300 मिलियन इकट्ठे किए किसी तरीके से। चलो हमारे पास पेंडिंग जो रकम इतनी अकाउंट के अंदर हो कि कम से कम अकाउंट खसारा हमारा एक जगह जाके चलना शुरू हो जाए। फिर अगर मैं बात करूं तो इस वक्त जो है सूरत हाल मुल्क की बनी हुई है। आप ये कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर एजुकेशन का निज़ाम, हेल्थ का निज़ाम, अभी एजुकेशन हेल्थ का निज़ाम तो अभी साइड पे करो। जो चीज़ें वफाकी हुकूमत की तरफ तय होती हैं, बात ये कि बिजली के तेज कहाँ से तय होते हैं आपको पता है, ओगरा कहाँ से तय करता है, फिर पेट्रोल के रेट कहाँ से तय होते हैं वो भी आपको पता है, सोने के रेट कहाँ से तय होते हैं। ये जो चीज़ें मेन जो चीज़ें जो आम रूटीन की जो चीज़ें जो वफाकी हुकूमत की तरफ से जो तय होती हैं। फिर अभी भाई क्योंकि अटेंशन थोड़ी सी मेरी बात पे नहीं रख रहे थे, वो ये कह रहे थे कि ऐसा नहीं है, वो ऐसा है, इसका एक्सपोर्ट नहीं बढ़ गई, अगर ये थोड़ा सा अटेंशन रखते। बात पता है कि बात ये कि इस्लामाबाद में बैठी हुई जो हुकूमत है ना, वो जब से मुल्क पे मसलत हुई है, उनका ऑब्जेक्टिव है ही नहीं आवाम को एक्सेस देना। मैं आपको बताऊं, मैंने लास्ट शो में भी आपको एक बात कही थी कि वजीर आज़म जो होता है ना, वो हल्फ की पासदारी करता है। उसका हल्फ लेने का मतलब ये नहीं तो मैं छोड़ूंगा नहीं, NRO नहीं दूंगा, उसका कुछ और ऑब्जेक्टिव होता है, उसका मकसद कुछ और होता है। वो पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, वाइन की बात करता है। जमहूरी हुकूमत है, सदारती निज़ाम ला के इस मुल्क के अंदर, मतलब सूरत हाल ये है कि सदारती निज़ाम ला के इनको और दूसरा कोई नजर भी नहीं है। अगर सदारती ऑर्डिनेंस ले आते हैं, कभी जजीरों पे सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस पास कर लेते हैं, किसके ऊपर, FATF के ऊपर। ये तो अल्टीमेट ऑप्शन रह गया ना। तो मेजॉरिटी जब होती पार्लियामेंट के अंदर, तो फिर पार्लियामेंट के जरिए कोई भी चीज लेकर आते हैं। देखिए मेजॉरिटी बड़ी मैटर करती है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, बात पता है क्या है, हुकूमत का काम होता है अपोजिशन को साथ लेके जाना। अभी भी ये कह रहे हैं कि बात ये कि आपका जो सेनेट इलेक्शन है, सेनेट इलेक्शन के अंदर जो है वो हम लोग क्या करते हैं, हम ओपनली जो है वो वोट कास्ट करने की, लेकिन अपोजिशन बचा कौन है, सबको तो अपोजिशन लीडर तो जेल में पड़ा हुआ है। अपोजिशन तो नोट जेल में डाली हुई, किससे बार्गेनिंग करेंगे? प्री बार्गेनिंग करने के लिए कोई हो तो सही ना। शहबाज शरीफ जेल के अंदर, यहाँ का हम अगर बात करें सिंध असेंबली का, वो 6 महीने से वो बंद पड़ा हुआ है। बात ही कभी किसी को हेरोइन के केस में बंद कर देते हैं, किसी को कुछ किसके साथ ही बैठ के डिस्कस करते हैं। फिर क्या रह जाता ऑप्शन, सदारती जो है वो ऑर्डिनेंस लेकर आके इस मुल्क के ऊपर मुसरत करने की कोशिश करते हैं। और भाई सदारती निज़ाम थोड़ी इस मुल्क के अंदर। फिर बात ये कि अगर बात आप ये कर रहे हैं कि 18वीं तरमीम के अंदर, बात ये 18वीं तरमीम के सुबह सिंध के अंदर है क्या, पंजाब में भी 18वीं तरमीम है। वफाकी हुकूमत की जो है वो हुकूमत मौजूद है वहाँ पर। महंगाई की शरह अगर वहाँ बात करूँ तो वहाँ भी वही सूरत हाल है, वहाँ भी लोग अपने आप को पीट रहे हैं, वहाँ भी जो सूरत हाल है वहाँ भी खराब है।
चीनी यहाँ महंगी है तो वहाँ भी महंगी है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ अंडे आपको मिल जाते हैं 200 रुपए के, वहाँ अंडे आपको 250 रुपए के। लेकिन इधर भी तो मसले है ना, अब गंदम जो है वो चूहे खा जाएंगे तो फिर क्या करेंगे। अभी एक अजीब बुजुर्ग जो है वो पेश किया। अच्छा, इसके ऊपर बात कर रहे हैं, जरा कॉलर्स को भी शामिल कर लेना, एक आध कॉलर्स हमारे हैं, अच्छी बात करते हैं। याहिया हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं लाइन पर हैं, जरा उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम याहिया। वालेकुम सलाम यासिर भाई, आपको सलाम हो और K21 का बहुत शुक्रिया कि हमें मौका देता है, और दोनों भाइयों को भी बहुत सलाम हो। देखिए यासिर भाई, मैं थोड़ा सा क्योंकि उर्दू पे सबक रखते हैं तो ये कहूंगा कि आप अपनी गांव में सैयार आ गया। आज जो कुछ कल इस्लामाबाद में हुआ है, जो कुछ लोगों के रिएक्शंस मैंने देखे, जो कुछ इनकी गुफ्तगू सुनिए, अगर आप पर्दे उस बेंच पे उस तरफ बिठा देना इन लोगों को जो आज इक़्तिदार में वो यही बातें करते थे जो आज अपोजिशन करती है। हाँ, यही जुमले थे। हुकूमत में आने के बाद लोगों को किस तरह डील करा जाता है और किस तरह बुरी रवैया अख्तियार करते हैं जो हमेशा रिवायती तरह के होते हैं। देखिए, कल मुझे एक बात बड़ी लगी, शेख रशीद साहब यकीन करें फरमाते थे आके कि मेरी तो रेटिंग इतनी हाई हर दौर में है। भुट्टो साहब ने उनको इंट्रोड्यूस कराया, उसके बाद वो इतने पलटे और डिक्टेटरों के साथ रहे, हर एक के साथ रहे। कल कसम खुदा की, कल एक साहब ने कहा पिंडी से अब इनको कोई वोट नहीं देगा, यकीन करें। और ये फरमाते थे जनाब अली कि हम जो है गरीबों के लिए और फलाह के लिए, धमाका के लिए, अब जो वो गुफ्तगू फरमा रहे हैं तो उनका मतलब अल्लाह ने उनको दिखा दिया। ठीक है, एक मुख्तसर बात करते हुए कहूँगा, देखिए जो बातें ये कर रहे थे ना, हमें किसी को जरूरत नहीं, किसी अपोजिशन की जरूरत नहीं है। वो अस्मा शिराजी ने कल सुनाई जो उन्होंने कहते थे कि जी छोटे ताजर निकले, लोग एहतजाज कर रहे हैं, बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, जब हुकूमत पेट्रोल चीनी और उसके रेट बढ़ाती है तो चोर होती है। आप यकीन करें कि वही बातें मेरे कान में गूंज रही थी। लेकिन मैंने एक बात आपके प्रोग्राम में कही थी, मैं देखिए आपको पता है मैं सीरियस बात करता हूँ। बात यह है कि एक प्रोग्राम में कई दफा मैं कह चुका हूँ कि भाई मेरे जो लोगों की अंदर सिचुएशन है, जो लावा पकड़ा, देख लो, अगर चौथे घर में आग आपके लगी हुई है तो आप अपनी फिक्र करें, उनका अपने घर की भी फिक्र करें। आप कम से कम पानी नहीं डालते तो आप उनकी दादाश्री करें। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और दुनिया का अराउंड द वर्ल्ड, हमारे यहाँ तो इंटरनेशनल चैनल आते नहीं, अराउंड द वर्ल्ड क्यों से यकीन करें, सूडान से लेके फिलीपीन से लेके हर जगह। और यकीन करें कि जो आप अगर हिस्ट्री देखें ना यासिर भाई, अकीलों को देख लें, मुगोटो में देख लें, जो लोग इनका साथ देते थे, जब उनकी कुर्सियां गिरने लगी ना तो लोग 3-3 हजार जोड़े जूते के छोड़ कर चले गए और लोगों ने उनके घर शरीर तक निकाल लिए। ऐसा ही मैं समझा रहा हूँ कि अभी भी मौका है कि समझ जाए, लोगों की आवाज सुने। अगर आवाज नहीं सुनेंगे तो हाल बड़ा खराब होगा। ठीक है, थैंक यू याहिया, थैंक यू सो वेरी मच। जी चर्चा फरमाइए। अब कुछ चीज़ों की निशानदेही नईम अमान साहब ने कही कि वफाक के मातहत बहुत सारी चीज़ें हैं, मामलात हैं। अब तो मसला ये है कि यहाँ पे दूध खरीदने के लिए कोई जाए आदमी तो उसको कहते हैं जी पैसे बढ़ गए, और उसकी वजह ये कि जी पेट्रोल महंगा हो गया है। तो अब क्या किया जाए ऐसी सूरत हाल में? एक तो ये बड़ा मसला है। फिर दूसरी बात नईम अमान ने ये कहा कि जनाब कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। कोई ऑब्जेक्टिव हो ना तो फिर समझ में आता है कोई प्रोग्रेस होगी। यहाँ तो ऑब्जेक्टिव नज़र ही आ रहा है कि सिर्फ अपोजिशन को ग्रिल कर दें, उठा के सबको पिंजरे में डाल दें तो मामला आगे बढ़ेंगे। अगर ये स्ट्रैटेजी होगी तो फिर कहाँ से ये सारी चीज़ें होंगी? जैसे मैं कुछ देर पहले आपकी खिदमत में एक सवाल रखा था कि जनाब जब डेटा ओरिएंटेड इकोनॉमी है, बर्डन्स हैं, लाइबिलिटीज़ आपने जो इनहेरिट की हैं, उससे कैसे जान छूटेगी? क्योंकि हमारा मसला तो आज भी यही है। कोई भी हुकूमत इसके बाद आएगी वो कहेगी जी माजी में इतने आपने बोरोइंग की हुई है कि वो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर आपको अभी जो है मजीद सफ़र करना पड़ेगा। कंडीशंस अप्लाइड, वो आपको जो है वो IMF की कंडीशंस माननी पड़ेंगी। कैसे इससे विशियस सर्कल से बाहर आएंगे ये बता दें। देखें, इस सर्कल से बाहर आने के लिए ना सबसे पहले एक कंसिस्टेंसी चाहिए और नेक नियति चाहिए। पहली बात, मसला इस वक्त ये है कि चाहे अपोजिशन हो या इवन मीडिया पे बैठे हुए एनालिस्ट हो ना, हर एक बस आपको रोना रोता हुआ नजर आएगा। अच्छा, एक चीज़ और शामिल करें, गिवन स्ट्रैटेजी जो इस वक्त है उससे ये मसले हल हो जाएंगे, ये भी ज़रा बताएं। कौन सी स्ट्रेटजी? ये जो अभी स्ट्रैटेजी जो दी गई है, ये जो अब यहाँ पर चल रही है कि जिसके अंदर अपोजिशन को ग्रिल करेंगे, बोरो करेंगे, फिर डेट रीपेमेंट होगी, फिर इस तरह मामला हल हो जाएंगे, ये सवाल। मैं उसी हल की तरफ ही बात कर रहा हूँ। देखें, स्ट्रेटजी इस वक्त गवर्नमेंट की ना अपेरेंटली नज़र नहीं आ रही। अगेन मैं ये कह रहा हूँ, ये देखें, ये अपोजिशन या PDM का एहतजाज हो गया या छोटी मोटी चीज़ें ना, ये तो जमहूरियत का एक हिस्सा है, ये चलती रहती है, ठीक है ना। अब उसमें थोड़ा सा अपोजिशन को भी जिम्मेदाराना किरदार ये अदा करना चाहिए कि बजाय इसके कि वो तनकीद बराए तनकीद करें, थोड़ा सा तनकीद बिल्कुल इस्लाह के लिए करें, ठीक है ना। अब ये बात करें ऑर्डिनेंस की, तो ऑर्डिनेंस लाना गवर्नमेंट की मजबूरी ये है कि अब एक तो उनकी अक्सरियत नहीं है, और दूसरी बात है कि आपने जब भी असम्बली का इजलास होता है तो आप देखें वहाँ पे एक तो शोर शराबा इतना होता है, नंबर 1, और नंबर 2 वहाँ पे नॉन इश्यूज़ को लेके बहस ज़्यादा शुरू हो जाती है, और जो इश्यूज़ होते हैं उसके ऊपर बात बहुत कम होती है,
ठीक है ना। ऐसा तो इस वजह से मजबूरन इनको ऑर्डिनेंस लाने पड़ते हैं। अब ये सेनेट के इलेक्शन तक का ये थोड़ा बहुत शोर है, उसके बाद जब देखते हैं इनकी अगर मेजोरिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये लोग जितने भी ऑर्डिनेंस लाए हैं, ज़ाहिर ऑर्डिनेंस हमेशा के लिए तो नहीं होते, 3 महीने के लिए होते हैं, अल्टीमेटली उसके बाद उसको इंडोर्स कराना पड़ता है पार्लियामेंट से, वरना वो नल एंड वाइड हो जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि दैट विल जमहूरी प्रोसेस में अपेरेंटली कोई इतना इशू नहीं है, ना गवर्नमेंट को टफ टाइम दे रहा है, बल्कि उल्टा जो है ना गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ये लोग। अब गवर्नमेंट खुद जो परफॉर्म कर रहे थे, गवर्नमेंट की जो इस वक्त प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए थी वो नहीं है। क्यों? कोविड की सूरत में इकोनॉमिकली इनको एक थोड़ा सा मौका मिला था कि अपनी एक्सपोर्ट्स को आप बढ़ा लें। बाहर के बांग्लादेश हो गया या इंडिया वगैरह से एक्सपोर्ट्स कम हुई थी, ठीक है ना, तो उसके नतीजे में हमारे पास जो है ना वो आए थे। अब उसको मेंटेन कैसे रखना था, वो हमारा मतलब एक तयशुदा बात है कि हमने एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना था। अब उससे रिलेटेड गवर्नमेंट की अभी तक कोई पॉलिसी मेरी नज़र से नहीं गुजरी है, बल्कि उल्टा पावर को भी महंगा कर दिया है, और तेल तो इंटरनेशनल मार्केट में भी महंगा होता जा रहा है, तो यहाँ पे भी महंगा होगा। तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ को अगर आपने बढ़ाना है तो उसके लिए आपको ये सारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करनी होगी। ठीक है। सेकेंडली, आपका जो ह्यूमन एसेट्स जो हैं, आपके पास एक से बढ़ के एक ब्रेन पड़ा हुआ है, आप इसको फॉरेन जो मार्केट्स हैं वहाँ पे एक्सपोर्ट करें ना। हमारे यहाँ पे अच्छे स्किल्ड लेबर है, उसके बाद पढ़े लिखे लोग अच्छे हैं, ये दूसरे ममालिक के साथ MOUs आप साइन करें ताकि बाहर जाए वहाँ से रेमिटेंसेस वगैरह भेजें। दूसरा इसको इम्प्रूवमेंट का तरीका ये है। तीसरा जो है वो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है एग्रीकल्चर, जिसको टोटली इस गवर्नमेंट ने टोटली इग्नोर किया हुआ है। आप यकीन करें हमारे पाकिस्तान में इस वक्त रिसर्च की इतनी कमी है कि हमारा काश्तकार आज भी वो पुराने ज़माने के वो चले, अब गाय बैलों से तो थोड़ा हल से ऊपर आ गए, ट्रैक्टर के ऊपर आए हैं, बट स्टिल दे आर नॉट अवेयर कि कौन सा तरीका हमें जो है ना वो अपनाना चाहिए जिससे हमारी पर एकड़ यील्ड बढ़े, हमारी जो एग्रीकल्चर है उसमें ग्रोथ हो, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें जो है ना वो मुसलसल उसके ऊपर जो है ना। अच्छा, खान साहब ने ये अच्छा बहुत ज़बरदस्त बात की थी, ये लाइव स्टॉक के हवाले से लोगों ने उसको बड़ा लाइटर नोट पे लिया। मैं हर प्रोग्राम में इसको बड़ा डिफेंड करता हूँ कि वो मुर्गी, अंडे और गाय की जो बात की थी ना, इस वक्त डेयरी प्रोडक्ट्स हो गई या पोल्ट्री जो प्रोडक्ट्स हो गई, ये अगर फ़र्ज़ करें ये इनमें अगर होम और कॉटेज इंडस्ट्री के लेवल के ऊपर भी इसके ऊपर काम हो जाता है ना, तो आपकी ये जो फूड इन्फ्लेशन है ना, ये बहुत हद तक नीचे आ जाएगा। ये सारी एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट्स हैं। ये बात गवर्नमेंट इस पर पॉलिसी ला नहीं रही, ये सोल्यूशन है कि अमेरिका के अंदर भी जो SMEs हैं डायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय US प्रेसिडेंट हिमसेल्फ, वो खुद सारी चीज़ों को मॉनिटर करते हैं और वही इसको देखते हैं पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। अब मैं एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक छोटी सी ब्रेक ले लूं? ब्रेक के बाद जब तक आप चाय पिए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रखेंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। वेलकम बैक जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू हो रही थी कुछ मौशी मामलात पर, सियासी मामलात के हवाले से। मौजूद मेहमान यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए, उनसे हमारी बात जारी थी और इस पर मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वक्त क्योंकि अब हमारे पास कम है, बहुत सारे मामलात पर गुफ्तगू करनी है। नहीं मेहमान साहब, कुछ देर पहले जैसे चौधरी अकमल साहब ने जिन चीज़ों की निशानदही की है वो बात अपनी जगह दुरुस्त है कि मौशी मामलात को ठीक करना यकीनन कभी भी इतना आसान नहीं था, लेकिन अब मसला ये है कि ये किस तरह प्रेशर आप हुकूमत के ऊपर क्रिएट करेंगे। देखिए, अब अगर कोई वाकई ऐसा इशू हो, मैं तो अभी तक सवाल अभी भी यही है, आज डेट में भी सवाल यही आपसे कर रहा हूँ कि PDM का एक्चुअली एजेंडा है क्या? क्या वाक़तन ऐसा है कि महंगाई के लिए हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, या फिर जैसे हुकूमत कहती है कि जी NRO के लिए सब कुछ हो रहा है, दो फैमिलीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो सियासी ख़ानदान हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए सारी कोशिशें हो रही हैं, तो एजेंडा एक्चुअली क्या है? आज भी लोग ये जानना चाहेंगे, ज़रा फरमाइए।
बात ये है कि एजेंडा हमारा 26 उसमें नकात हैं और 26 नकात के अंदर जो मेन फोकस वो ये है कि इमरान खान साहब आप जो इस मुल्क पे मुसल्लत हुए हैं, जो बात आपने स्टेटमेंट दी है वो स्टेटमेंट जितने दिए फिर यू टर्न ले लिया, आपके क्राइटेरिया पे पूरा नहीं उतर रहा। हाँ, क्राइटेरिया पूरा नहीं उतर रहे। फिर दूसरी बात ये रही कि अभी मैं अगर बात करूँ ना, IMF का ऑपरेशन बंद है, 8 माह से बंद है और उसके बावजूद बात ये है कि हर चीज़ महंगाई की तरफ जा रही। खुलेगा ना, अभी तो आपके तवज्जो से बता दूँ, अब तो वो कहते हैं ना तब्दीली आई है, तब्दीली के जो बेड है ना, जो हत्ता होता है वहाँ से तब्दीली स्टार्ट हुई, बेड भी बाकी है। भी अभी तो और बड़ी सारी चीज़ देखने को इसको मुल्क के अंदर जो है वो कौम को मिलेगी। फिर बात ये 200 माहिर माशियात हमारे पास। फिर बात ये कि जब मुल्क का एक बड़े सूबे का वज़ीर आला ये कहे कि मैं सीखने के लिए आया हूँ और 2.5 साल बाद इतराफ़ जुर्म वज़ीर आज़म खुद करे कि बात ये कि हमारी तैयारी नहीं थी, तो फिर आप इस पर क्या करेंगे इस मुल्क के अंदर। फिर अगर मैं बात करूँ अभी जो सूरत जो अभी बनी हुई है, जो हालात आपके सामने बने हुए हैं, मैं नहीं कहता एशियन बैंक की रिपोर्ट पढ़ें, वो क्या कह रहा है कि 6 माह बाद सूरत हाल खटमंडू जैसी बन जाएगी अगर इनकी अटेंशन कहीं और इसी तरीके से बनी रही। फिर जो अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट पढ़ लें, वर्ल्ड बैंक क्या फरमा रहा है इस मुल्क के बारे में, इकोनॉमिकल जो है इकोनॉमी के बारे में क्या फरमा रहा है, किस तरफ जा रहा है। तो बात ये कि अगर दूर ना जाए, शेख रशीद जो इनका चपड़ासी किसी को कहते थे, आजकल वो इनका वजीर दाखिला है, उसने खुद एक्सेप्ट किया ये PDM VDM ये तरीके चलती रहती हैं। जमहूरियत का उसूल है। बात यह है कि एक आमरीत एक जमहूरियत, एक सदारती निज़ाम है, एक जमहूरी निज़ाम है। सदारती निज़ाम ला के जमहूरियत को जिस तरीके से ये डीरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, और बात यह है कि खुद शेख रशीद ने एक्सेप्ट किया है, ये चलती रहेंगी। लेकिन अगर किसी ने टफ टाइम दिया हुआ है ना, वज़ीर आला सिंध है। अब टफ टाइम क्या दिया हुआ, हम ठीक है PDM की एक तहरीक काम बेनिफिशरी है, हमने उसकी बुनियाद रखी और वो तहरीक चल रही है इस वक्त। उस तहरीक के अंदर बात ये कि जिन जमातें तो ही हैं, अवाम भी उनके साथ इस वक्त रोड पे निकली हुई है। ऐसा हुआ कि एक APC के अंदर मौलाना फजलुर रहमान ने बिलावल भुट्टो साहब को कहा कि आप इस्तीफा देते हैं और घर चले जाते हैं, तो उस वक्त भी ये कहा कि इस्तीफा देना हल नहीं है, जमहूरियत का ये जमहूरियत में चीजें जो है वो बेहतर नहीं होती है, सिस्टम डीरेल हो जाता है, तो बेहतर इनको टाइम दिया जाए। लेकिन उस वक्त भी एक बात कही थी बिलावल साहब ने कि अगर बात ये कि हम इस्तीफे नहीं देंगे या हम रोडों पे नहीं आएंगे, रोड अवाम निकल आएगी। यासिर भाई, अवाम जब निकल जाती है ना वो बिलावल भुट्टो के हाथ में आएगी, ना तो वो नवाज शरीफ के हाथ में आएगी, ना शहबाज शरीफ के हाथ में आएगी, ना मरियम नवाज के हाथ में, ना मौलाना फजल रहमान, ना इमरान खान के। तो सूरत हाल ये कि आज तो अवाम निकलने के लिए तकरीबन तैयार बैठी हुई है। और बात यह कि क्यों शेख रशीद ने ये बात कही कि टफ टाइम दे रहा है, अगर दे रहा है तो वजीर आला सिंध क्यों दे रहा है। कभी क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, सदारती ऑर्डिनेंस पास करा के ले आते हैं, इनको आदत है ना इस वक्त है, तो पता नहीं जमहूरियत है आमरीत है। आमरीत में परवेज मुशर्रफ की जो काबीना के हिस्सा था वो सारा इनके पास मौजूद है। उस टाइम का वजीर दाखिला है इनके पास, वजीर दाखिला स्टॉक मौजूद है, सारा पूरा स्टॉक इनके साथ मौजूद है। हम कैसे माने ये जमहूरियत आखिरियत है। फिर कभी आते हैं ऑर्डिनेंस पास करा के ले आते हैं कि जजीरे हमें दे दो, हमने उनको चैलेंज किया। कभी आते हैं हमारे बेहतरीन अस्पताल उस पर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। कभी आते हैं स्टील मिल के मुलाजमीन को पकड़ के बेरोजगार करते हैं। कभी आते हैं PIE के अमले को उठाते हैं, कभी 1 जून को उठा के इस्लामाबाद ले जाने की कोशिश करते हैं। आजकल तो हेड काफी ले जाने के मूड के अंदर है। तो बात यह है कि इस सूबा सिंध के लिए खास तौर पे जिस तरीके से मनसूबा साजी ये कर रहे हैं, मनसूबे बैठ के बना रहे हैं बिला वजह के। और सूरत हाल क्या है, इस मुल्क में मुसलत कौन लोग हैं। अगर मैं बात करूं इनका एक पोर्ट एंड शिपिंग का जो वजीर है अली जैदी, मैं कसम से दावे से आपको बताता हूँ एक काउंसलर की सीट आ रही है, अगर उसको MNA आप बना देंगे, फिर बात यह कि आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे। ऐसे जादूगर बैठे हुए, कभी बूट उठा के ले आते हैं, आर्मी का जूता ला के रख लेते हैं लाइव प्रोग्राम के अंदर। तो सूरत आप इनसे क्या एक्सपेक्ट करोगे। फिर ये तासुब जो देने की कोशिश करते हैं, बात ये कि हमें जो है वो अस्करी फर्टिलाइजर या हमें अस्करी पेट्रोल पंप वाले या हमें अस्करी जो है वो बैंक वाले या अस्करी जो है वो अपार्टमेंट वाले हमें लेकर नहीं तासुब देने की जो कोशिश करें बिरपुर बिला वजह की, उनको भी जो है तो वो ये ड्रैग कर कर दिया है। और ये ठीक है, हाँ, गैर मुनासिब बात है, लेकिन ये तरीक़ेकार मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ, ये तरीक़ेकार ठीक नहीं है और बड़ी गैर मुनासिब बात है। DG ISPR ने भी कहा गैर मुनासिब बात है। अगर आपके पास सबूत है आप करें, क्लेम करें, अगर सबूत नहीं है तो फिर अपने कौमी इदारों के बारे में इस तरह की बातें करना बड़ी गैर मेयारी और गैर मुनासिब बात है। फरमाइए, अब ज़रा बात हो रही थी, जैसे उन्होंने चीज़ों की निशानदेही की, आप काफ़ी देर से मुस्कुरा रहे थे, मैं देख रहा था, मैं भी समझने की कोशिश कर रहा था। ये मुशर्रफ साहब के टाइम पे जो अभी जो टीम मैं देख रहा था, वो जो प्रोग्रेस रिपोर्ट में देखता हूँ ना, उसमें सबके आगे सेटिस्फैक्ट्री लिखा हुआ है, यानी कि कोई एक्सीलेंट या कोई अप टू द मार्क किसी की परफॉर्मेंस नहीं थी। बट स्टिल, क्योंकि जो इकोनॉमिक इशूज़ थे, अगर आज से कंपेयर करें, फेयर एनालिसिस करते हैं ना, मेरा और आपका तो किसी से कोई सियासी जमात से ताल्लुक नहीं है, तो प्रोग्रेस वहाँ पर जो है सेटिस्फैक्ट्री और कहीं कहीं बहुत अच्छी भी परफॉर्मेंस थी। इकोनॉमिक हम प्रोग्रेस भी देख रहे थे, डेवलपमेंट भी हो रही थी, और सबसे बड़ा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया था। वो बहुत सारे फैक्टर हैं, बड़ी लंबी बहस हो जाएगी, मैं सिर्फ नहीं जाता। लेकिन क्या वाक़तन ऐसा है कि उस वक्त चीज़ें कंट्रोल में थी, टीम भी वही थी, अभी जैसे टीम की बात हो रही थी, लेकिन ये टीम इधर आ गई है तो परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ये क्या है, व्हाट्स द रीज़न?
टाइमली डिसीजन मेकिंग मैटर्स, वेरी ठीक है, हिट द रॉड व्हेन हॉट। Yes. तो मुशर्रफ साहब की जो ना ये बड़ी खुसूसियत थी, उनसे भी गलत डिसीजन हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुए, ना मैं उनको कोई सपोर्ट कर रहा हूँ, मैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की बात कर रहा हूँ। जब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस आप देखें ना, एक आईटी सेक्टर को जो बूम मिला है, इफ़ यू रिकॉल, वरना 1998-97 में जब बिल गेट्स यहाँ पे लगाने आया था, यूनिवर्सिटी खोलने के लिए आया था और आईटी से रिलेटेड, तो हमारे जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने तो उनको घास ही नहीं डाली, उन्होंने कहा हमारे को लेटर वेटर लिखो फिर हम कुछ सोचेंगे। तो उसने इंडिया के बेंगलोर में जाके खोली, और आप बेंगलोर का आज आप देखें इंडिया की क्या पोजीशन है। तो ही वॉज द फर्स्ट वन कि उसने आईटी की ग्रोथ को समझा, और उसको ना सिर्फ ये कि समझा, उसको इम्प्लीमेंट किया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के इतने सारे चैनल्स इंट्रोड्यूस कराए, मैं और आप बहुत सारे लोग है वो डिक्टेटर, है वो डिक्टेटर। उसके बाद आईटी का आप देखें, मोबाइल, हर हाथ में मोबाइल और सस्ते पैकेजेस और मुख्तलिफ कंपनीज को उन्होंने दिया। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, ये डिसीजन मेकिंग से आती है ना, कि आपने टाइमली कौन सा डिसीजन लेना है। पीटीसीएल को प्राइवेटाइज भी कर दिया ना, हाँ। तो मिडिल ईस्ट की कंपनी को बेच दिया, पैसे आज तक नहीं आए पैरा हाँ। वाले। वो यही वो तो खैर बेचा भी ऐसा ही था ना, वो तो बेचा भी ऐसा ही था ना, कि वो 10 रुपए वाली चीज़ 25 में शेखों को टिका दी थी, तो उन्होंने कहाँ से पैसे देने थे, कंगाल हो गए थे वो। हम खैर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चले गए एक मरतबा फिर। जी देखिए, मैं आ रहा हूँ सोल्यूशन की तरफ, और हमारे जो अपोजिशन वाले ना वो सिर्फ हाईलाइट कर रहे हैं ना, हाईलाइट तो कर रहे हैं, और फिर वो भी इस किस्म के नुकात के जी अली जैदी है, वो काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा। तो भाई, अगर काउंसलर का इलेक्शन लड़ना किसी के वजीर या वो बनने का क्राइटेरिया, तो 500 बंदे आपकी पार्टी में भी ऐसे हैं जो इलेक्शन नहीं लड़े और डायरेक्ट प्रेसिडेंट तक भी पहुंच गए, ठीक है ना। तो इस तरह की बात इंसान को नहीं करनी चाहिए, जो उसने खुद भी उससे गुजरा हुआ हो, ठीक है ना। अब वो इस चक्कर में पड़ना नहीं चाहिए। आप इस्लाह के लिए तनकीद करें और उसके हल भी तो बताएं ना। हल क्या है? मेरा सबसे जो बड़ा सवाल है खान साहब से, वो ये है कि वो सबसे जो बड़ा मुद्दा लेके आए थे, जो उनका सबसे बड़ा एजेंडा था, वो था करप्शन का जो पैसा है वो मुल्क में वापस लेकर आएंगे। तो 3 साल हो गए, छोड़ दे महंगाई, ये वो फलां ढिमका, कर्जे इनको सब इनहेरिटेड मिले। ये कर्जा जो है ना, ये जो इन्होंने करप्शन का जो है ना, करप्शन कितनी ख़त्म की, नंबर 1। नंबर 2, ये करप्शन का जो हमारा पाकिस्तानियों का बकौल शब्बर जैदी 120 अरब डॉलर के करीब बाहर पड़ा हुआ है यार, उसमें से ये 5 अरब भी लाए, 5 अरब डॉलर भी नहीं लाए। बात क्या करते हैं, 200 अरब 300 अरब। भाई 200 अरब 300 अरब तो कुछ भी नहीं है। हाँ, उल्टा ये जो है ना, वो पता नहीं क्या खान साहब को बोला होगा किसी मुशीर ने, खान साहब ने, वो मुशीर ने बोला होगा, सर इधर ये पैसे निकाल के देगा इसको, तो उसको भी दे दिए पैसे। ओ भाई, आप यकीन करें, अगर करप्शन के ऊपर बेरहम एहतसाब हो जाए ना, और बेरहम और अंदर से मुराद है कि फिर आप ये ना देखें कि मेरे साथ ये खुसरो बख्तियार बैठा हुआ है, या मेरे साथ जो है वो हुमायूं बैठा हुआ है, हुमायूं अख्तर बैठा हुआ है, या मेरे साथ जहांगीर तरीन बैठा हुआ है। फिर अक्रॉस द बोर्ड आप एहतसाब करें, जैसे इन्होंने अभी स्टेप लिया, ये 20 बंदे जो सेनेट वाले इनको फारिग किया है, शुरू करें एहतसाब। आप यकीन करें, ये 100 दिन की बात कर रहे हैं। आएगा उसका, जैसे ये वीडियो लीक होने का कोई टाइम आया था? पता नहीं सर, ये मसले मेरी समझ से बाहर है। अगर इस वक्त पाकिस्तान को सही ट्रैक के ऊपर थी नहीं, कंट्रोवर्सी बनाई गई है, इमीडिएटली अगर आपने सही ट्रैक पे चढ़ाना है ना, तो आप ये जितने भी करप्ट लोग हैं, ये साबित कभी नहीं होगा। अच्छा, ये एक अलग बात है कि वीडियो आप लेकर आए, इट्स राइटिंग ऑन द वॉल, दुनिया को पता है कि आपके यहाँ क्या होता है। कोई ऐसा शख्स शायद ही हो जिसको ना पता हो कि सेनेट का ना, सबको पता है, सबको पता है, और अभी भी हो रहा है, तो हमें पता है, आपको पता है, अभी भी हो रहा है। अभी भी मैं नाम लेके बता सकता हूँ कि कौन कौन से बंदे हैं जो अभी तक सेंडरशिप के लिए इस्लामाबाद के चक्कर लगा रहे हैं, सब पार्टियों के यार। उसमें सिर्फ पीटीआई नहीं मैं बात कर रहा, मैं इस्लामाबाद के भी बात, पीपल्स पार्टी के भी बताता हूँ, PMLN के भी हैं, ये सारे के सारे। उनमें 2-3 किस्म के होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बोलते हैं, उनको रिवॉर्ड किया जाता है सेनेट में। दूसरा वो होता है जो सही ठीक ठाक किस्म का माल देते हैं, ताकि पार्टी के भी जो खर्चे हैं वो अल्टीमेटली कहीं से चलेंगे ना। भाई इतनी लेविश डिनर्स और ये वो दावतें होती, तो गवर्नमेंट को तो चलो सरकारी खाता मिल जाता है, अपोजिशन वालों को क्या मिलता है? तो वो फिर इस तरीके से उन लोगों का सर्कल चल रहा होता है। तो खान साहब को चाहिए सबसे पहले करें बेरहम एहतसाब, ताकि उससे इनके पास जो पैसे आएंगे ना, ये डेट जो हमारे पास, जो डेट के हम ट्रैप में फंसे हुए ना, इससे निकले, इससे निकल जाएंगे। तो पोजीशन है। उसके बाद आपके पास इतने जबरदस्त सियाहती मकामात है। एक मैंने बताया था आपके ह्यूमन एसेट्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वक्त क्योंकि खत्म हो गया है। ह्यूमन एसेट्स और ये जो हमारे जो सियाती मकामात है, जैसे गवादर का स्टेडियम जो है ना, वो कितना है,
यार आप इसको इनकैश क्यों नहीं कराते? अब तो चलो नहीं डिस्कवर कर पहले सके तो ना, अभी तालिबान वाला पाकिस्तान था, अब तो नया पाकिस्तान बन गया। भाई बुलाओ ना टूरिज्म, दुबई टूरिज्म से कमा रहा है। सर पूरी दुनिया कमाती है, थाईलैंड की इकोनॉमी चलती है, 57 बिलियन उससे वो कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप क्यों फिर नहीं कर पाते? आपके पास उससे ज्यादा ये अच्छी सारी जगह महंगाई मौजूद है सर, ये तो चुटकियों चले में इसको खत्म प्रोग्राम होगी, कर लेते चुटकियों हैं में। ना। लास्ट वर्ड जी नईम अमान साहब, अब ये बताइए कि डिसाइसिव मूवमेंट आ गया इस्लामाबाद की तरफ, अब चढ़ाई हो रही है क्या? इसके लिए फैसला हो चुका है भाई, क्या सोच रहे हैं? लास्ट वर्ड। लेकिन फैसला क्या होना है इस वक्त, क्योंकि मैं अकमल भाई की बात को थोड़ा कंक्लूड करूंगा। बात ये है कि नया पाकिस्तान बन गया। नया पाकिस्तान कहाँ से बन गया? बात ये है कि इंजन नया है, बुगियां सारी पुरानी है। कौन सा नया पाकिस्तान है? फिर वजीर आजम मलेशिया जाता है, मलेशिया का ला लाऊंगा। सऊदी अरब जाता है, मदीने की रियासत ये एक बड़ा मसला है। चाइना जाऊंगा तो चाइना जैसा यार नईम भाई ये ना डायलॉग फिल्मी मारते हैं, कसम खुदा की। और बात है कि इनकी पार्टी का मंशूर जो था, महंगाई खत्म करेंगे, महंगाई बढ़ा दी। इंजन वाला अच्छा आ रहा है। करप्शन खत्म करेंगे, करप्शन 2-4 बढ़ा दी। वो एक लीडर थे वो, जिसके भी खबर पे जाते थे उधर फातिहा पढ़ने के लिए, वो कहते थे जनाब इनका मंशूर जो है मैं अब उस मुल्क के ऊपर राइज करके दिखाऊंगा। वो जहाँ जाते थे वो कहते थे कि जी ये जो पॉलिसी बना कर गया मैं इंशाल्लाह ये वाला नहीं। इंजन भोगियों वाली मिसाल मार्केट में नहीं आई है। नहीं आई सीरियसली। इस मुल्क की बात ये है कि इस मुल्क का जो कहते हैं खिचड़ी बना के रख दी है। इनका मैं कह रहा हूँ मंशूर था, कर्जा उतारेंगे, कर्जा तो उल्टा चढ़ गया। और वो नोटिस वाला एक मामला और है कि अगर नोटिस नहीं, महंगाई डबल कर दी है, करप्शन खत्म करके यार कसम से ये लोग तो इस तरह के मज़ाई, जैसे फयाज चौहान हो गया, उज़मा बुखारी हो गई या फिरोज आशिक अवान, ये लोग ऐसे ऐसे जबरदस्त जुमले इजाद करते हैं ना। कनीज़ अव्वल तो कमीज़ हमारी दुआएं। ऐसे लोगों की जरूरत है सर। ऐसे लोग होंगे हमारे प्रोग्राम्स में, आएंगे तो लोग देखेंगे ना। एंटरटेनमेंट का यार सोच हमने क्या तो रह गया यकीन करो ड्रामे देखने छोड़े में भाई, हम तो अली बाबा 40 चोर ना। अच्छा चले, प्रोग्राम का भी जो नहीं है। सेगमेंट है वो यहाँ पे खत्म होता है। बहुत सारे मामला पर आपसे गुफ्तगू हुई, दोनों मेहमानों का, चौधरी अकमल का, निजाम नईम अमान का, दोनों का बहुत शुक्रिया कि प्रोग्राम में वक्त दिया। अब ब्रेक की तरफ जाना होगा जी। ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट है, उसके ऊपर मजीद कुछ मामला है, ज़ेर बहस आएंगे। बड़े खास मेहमान यहाँ पे मौजूद हैं, उनको जो है वो अपनी गुफ्तगू में शामिल करेंगे। तो आप देखते हैं प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।